नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम यूपी पैट से संबंधित सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सीरीज की आज यह 16वीं वीडियो है, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार सभी विषयों से प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल के ग्राम विकास और ग्रामीण परिवेश से संबंधित नोट्स की क्लास भी चला रही है। इस सीरीज़ की अब तक हम 15 वीडियो अपने चैनल पर दे चुके हैं। इन यूपी पैट की 15 वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा इतिहास के आधुनिक भारत पर आधारित है। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण संगठन था। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत संगठन की जो स्थापना है वह विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर द्वारा की गई थी। बीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। आगे चलकर 1904 में इस संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही इस संगठन की स्थापना की गई थी और आगे चलकर इसका नाम अभिनव भारत रख दिया गया। अभिनव भारत संगठन के विषय में एक बात और भी याद रखिएगा, इस संगठन का जो प्रतीक चिन्ह था वह चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ था। यह प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रकार के महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही परीक्षाओं में ज़्यादातर देखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा सामान्य हिंदी पर आधारित है। डॉक्टर गियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रज भाषा को डॉक्टर गियर्सन ने अंतर्वेदी भाषा कहा था। ब्रज भाषा के विषय में और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ब्रज भाषा को ब्रजकी, मणिमाधुरी, नाग भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार अन्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं ब्रज भाषा के, इन सभी नामों को याद रखिएगा। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा क्षेत्र में बोली जाती है। रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर यह सभी ब्रज भाषा के साहित्यकार हैं। जल्दी हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी से संबंधित सीरीज भी प्रारंभ होने वाली है, जिसमें हम सभी रचनाकार कवियों के जीवन परिचय, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और उनकी रचनाओं के विषय में कवर करेंगे। चलिए अभी देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न हमारा इतिहास के प्राचीन भारत पर आधारित है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का सर्वे किया था। तो याद रखिएगा, हमारा जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे माना जाता है 1857 की क्रांति को, इसके समय से ठीक पूर्व 1856 में ही इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का सर्वे किया था। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। यानी कि इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल उस समय के पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। और इसके ठीक एक वर्ष बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का भी उत्खनन किया था। तो डायरेक्ट परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी। या इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन कब किया गया? तो 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा। इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद होने चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिस वजह से जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाती है वे आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल के विषय में कुछ प्रारंभिक बातें हैं जिनके विषय में भी देख लेते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है और इसके अलावा वैज्ञानिक भूगोल के जो जन्मदाता के रूप में अरस्तू को जाना जाता है। अगर भूगोल का जनक कहा जाए तो हिकेटियस याद रखना है और वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता या जनक के रूप में
अरस्तू को जाना जाता है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों के विषय में याद रखिएगा। और अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और भी हैं जिनका नाम है इरेटोस्थेनेज। तो इरेटोस्थेनेज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। इन्हें ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द को सुझाया था, सबसे पहले इसका प्रस्ताव इन्होंने ही दिया था। इरेटोस्थेनेज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया है। तो भूगोल से जुड़े हुए 4 प्रमुख व्यक्ति हैं, चारों के विषय में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। भूगोल का जनक हेकेटियस को माना जाता है। वैज्ञानिक भूगोल का जनक अरस्तू को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनेज को माना जाता है। तो ये चारों प्रमुख व्यक्ति हैं भूगोल से संबंधित, इन सभी के विषय में याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहास के मध्यकालीन भारत पर आधारित है। किस सूफ़ी संत ने 7 सुल्तानों का काल देखा था? तो याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया ऐसे सूफ़ी संत थे जो 7 सुल्तानों के काल में स्थित थे, यानी कि उस समय इनकी जो भूमिका थी 7 सुल्तानों के समय में थी। निजामुद्दीन औलिया के विषय में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फ़रीद थे और निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह थी वह दिल्ली में थी। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा एक सूफ़ी संत और हैं जिन्हें चिराग-ए दहलवी यानी कि चिराग-ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि दी गई थी सूफ़ी संत नसरुद्दीन दहलवी को। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि किस सूफ़ी संत को चिराग-ए दिल्ली की उपाधि दी गई है? तो याद रखिएगा, नसरुद्दीन दहलवी नाम है इनका। इसके अलावा सूफ़ीवाद को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय जो है वह सूफ़ी संत बुरहानुद्दीन को जाता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वैदिक साहित्य को दक्षिण भारत ले जाने का जो कार्य है वह अगस्त्य ऋषि ने किया था। और जो सूफ़ीवाद है इसको दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय जाता है सूफ़ी संत बुरहानुद्दीन गरीब को। ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सामान्य विज्ञान पर आधारित है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो ये पाचन संबंधी जितने भी एंजाइम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से इन पर ज़्यादातर प्रश्न देखे ही जाते हैं। तो सभी के विषय में इस प्रश्न में जान लेते हैं। प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम सहायक होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक रेनिन एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक है। टाइलिन एंजाइम अथवा एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के पाचन में सहायक है। तो ये 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम, वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में टाइलिन एंजाइम सहायक हैं। तो इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके अलावा एक रेनिन एंजाइम के विषय में मैंने आपको बता ही दिया कि दूध में जो पाई जाती है केसिन प्रोटीन, इसका पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा जो है वह कानपुर में स्थित है। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डे को चकेरी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और भी हवाई अड्डे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके विषय में भी देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अमोसी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, यह लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा खेरिया के नाम से भी जाना जाता है, यह आगरा में स्थित है। इसके अलावा 2-3 हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण हैं जिनको ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनारस में स्थित है और इसे बाबतपुर के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ में भीमराव अंबेडकर के नाम से, नोएडा में जेवर के नाम से और गाज़ियाबाद में हिंडन हवाई अड्डे, ये सभी प्रसिद्ध हैं जो अक्सर प्रश्न इन पर परीक्षाओं में बनते हैं।
खासकर उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा राजनीति शास्त्र पर आधारित है। संसद की लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इसका अध्यक्ष विपक्ष के दल से होता है, यानी सत्ता में जो पार्टी नहीं होती है तो उस दल से यानी विपक्ष के दल से ही इनके अध्यक्ष का चुनाव होता है। और इसके अलावा प्राक्कलन समिति भी होती है, महत्वपूर्ण, इसके विषय में भी देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है और इनके सदस्य भी कोई भी मंत्री नहीं हो सकते, तो यह भी बात याद रखिएगा। ये दोनों महत्वपूर्ण समितियां हैं, इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में रोलिंग प्लान किस पार्टी की सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनता दल पार्टी के द्वारा यह लागू किया गया था। 1978 में जनता दल की सरकार में मोरारजी देसाई के द्वारा रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। हालांकि रोलिंग प्लान जो है 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था, परंतु 1980 में सरकार के गिरते ही इसे रोक दिया गया था। इसके अलावा प्लान हॉलीडे है, इसके विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है। प्लान हॉलीडे अर्थात अनवरत योजना 1967 से 1969 में लाल बहादुर शास्त्री ने पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर उनके मध्य में प्रारंभ किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का कार्यकाल जो था उसमें यह अनवरत योजनाएं लागू की गई थी। यह 1 वर्ष की योजना हुआ करती थी, 1 वर्षीय योजना थी जिसे हम अनवरत योजना अर्थात प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 में निर्मित होने वाले भारत के संसद भवन का डिज़ाइन किसने दिया है? तो यह जो डिज़ाइन है भारत के संसद भवन का जो नया बनने वाला है, इसकी डिज़ाइन जो दिया है SCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, SCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी, इसके द्वारा भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं नए संसद भवन के विषय में, देख लेते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा और इसके जो निर्माण का ठेका है वह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। टाटा कंपनी के द्वारा इसका पूरा निर्माण कराया जाएगा। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है एवं 4 मंजिला इमारत होगी। तो यह आकार पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, याद रखिएगा। नए संसद भवन का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है यानी तिकोना है और 4 मंजिल इमारत होगी, यह है संसद भवन। तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिन्हें हमने इस वीडियो में कवर किया। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।